नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। जैसा कि इस चैनल के बारे में अब तक आप जान चुके होंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश की बखूबी तैयारी कराता है। आइए समय की बर्बादी न करते हुए वही बोरिंग इंग्लिश का चैप्टर आपके लिए, इज़न्ट इट, और वो भी लंबे लंबे वीडियो। दोस्तों, आप पे पेशेंस और पैशन दोनों होना चाहिए अगर आप वाकई में ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और ये लंबे लंबे वीडियो इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक वीडियो के माध्यम से आपकी अंग्रेजी ग्रामर बिल्कुल सही हो जाए, आपको टुकड़ों में ढूंढना ना पड़े नेट के ऊपर कि कहां पर क्या चीज है, नाउन का इतना पार्ट है, नाउन का उतना पार्ट है। तो एक वीडियो में इसलिए दिया जाता है ताकि आपने वो वीडियो फाइंड आउट कर लिया, आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है। 1 घंटे सवा घंटे का वीडियो होता है, उसे बैठकर देखिए। अगर नहीं होता है तो आधा देखिए, लाइब्रेरी में ऐड करिए और नेक्स्ट डे फिर उस वीडियो को वहां से चलाइए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और नया कंसेप्ट भी समझ सकें। दोस्तों, शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए बिल्कुल अपनी डायरी, नोटपैड, डिक्शनरी और पेन के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो वो है आपका द कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है, इसके बारे में, इसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आपको पता भी चल जाएगा कि कंजंक्शन होता क्या है, जिसे हम कलर चूज कर लेते हैं। कंजंक्शन को हिंदी में हम संयोजक भी बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं क्या बोलते हैं, संयोजक। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, संयोजक जो है उसकी जो परिभाषा है इंग्लिश में, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। जो शब्द किसी शब्दों को और फ्रेजेस को या वाक्यों को जोड़ने के काम आता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। अब जब हम इंग्लिश लिखते हैं, बोलते हैं, तो क्या इस संयोजक का यानी इस कंजंक्शन का उचित प्रयोग करते हैं? क्या हमें ये सारे नियम पता हैं? अब यही देखने के लिए, ये जानने के लिए हमारी परीक्षा में इसके ऊपर बेस्ड फाइंडिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और पैसेज राइटिंग वगैरह जो मेंस के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी मेंस हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट मेंस हो या और कोई एग्जाम हो, उसके मेंस में राइटिंग स्किल्स में भी ये चैप्टर आपकी हेल्प कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि इन कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मुझे आपको बताने में बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। यूज ऑफ द कंजंक्शन, पहला कंजंक्शन पढ़िए, एज सून एज। ये आपने कई बार सुना होगा, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाता हूं, इसके पॉइंटर बनाते रहिए। As soon as is used to denote simultaneous action। अब simultaneous action क्या होता है, इस चीज को समझिए। simultaneous action होता है जब दो कार्य, दो एक्शन एक साथ ही चल रहे हो और उसमें कोई भी समय का बर्बादी ना हो। Two action taking place at a same time। इसका एग्जाम्पल भी आगे मैं आपको दूंगा। Second, as is clear from the definition of the conjunction, there should be 2 action in the sentence। कितने एक्शन होने चाहिए? 2। ठीक है। जब भी आप as soon as शब्द का प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग में आपके एक्शन होने चाहिए 2। क्लियर है यहां तक? आगे आ जाइए। In which this conjunction is to be used, it should have a 2 action और both action must take place without any loss of time। मतलब एक साथ ही हो, उसमें कोई टाइम का लॉस ना हो, लॉस यानी व्यर्थ ना जा रहा हो टाइम, मतलब ये अभी किया और इसके कुछ देर बाद वो कर रहा है, तो उस कंडीशन में एज सुन एज नहीं लगेगा। जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल के लिए पूरा वीडियो देखते रहिएगा पेशेंस के साथ। देखिए, दिस कंजंक्शन कैन बी यूज्ड इन ऑल द सेंटेंसेस। पहला पॉइंट क्या था?
कि एज सुन एज साइमल्टेनियस टू एक्शन वाले में यूज होगा। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि किसी भी वाक्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वाक्य का मतलब यहां पर यह है, चाहे वो एफर्मेटिव हो आपका, चाहे वो आपका नेगेटिव वाक्य हो, चाहे वो आपका इंटरोगेटिव वाक्य हो। पढ़ा है हमने प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है, वो याद रखिए। द यूज ऑफ द सब्जेक्ट इन सच सेंटेंस इज टू बी मेड वेरी केयरफुली। अब ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे केस में जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे उसमें बड़ी सावधानी रखिएगा। आगे समझाते हैं क्या सावधानी रखनी है। इफ बोथ एक्शन मेंशन इन द सेंटेंस कंसर्न द सेम सब्जेक्ट, यानी दो एक्शन, दो कार्य जो कर्ता कर रहा है, अगर वो एक ही सब्जेक्ट पे है तो उस क्लॉज में, सेंटेंस के एक्शन में टू डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं होंगे। अब दोबारा समझिए अगर आपको समझ में नहीं आया। इफ बोथ एक्शन मेंशन इन द सेंटेंस कंसर्न द सेम सब्जेक्ट, यानी एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, इट शुड अपेयर इन बोथ द क्लॉज। क्लॉज ये समझ लीजिए वाक्य के दो टुकड़े हैं। क्लॉज इसके बाद लूंगा, इस चैप्टर के बाद हम लोग वॉइस, नरेशन और एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में क्लॉज आएगा, क्लॉज के अंदर टेंसेस के रूल भी कुछ पेंडिंग है, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। दिमाग पर यहाँ जोर मत दीजिएगा ज्यादा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? इफ बोथ एक्शन मेंशन इन द सेंटेंस कंसर्न द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और दोनों वाक्य में, और एज सुन एज का इस्तेमाल हो रहा है, तो इट शुड अपेयर इन बोथ द क्लोज कंस्टिट्यूटिंग द सेंटेंस। बट इफ द एक्शन मेंशन इन द सेंटेंस कंसर्न टू डिफरेंट सब्जेक्ट, पर एक्शन अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे एंड बोथ द सेंटेंसेज आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, बोथ सब्जेक्ट शुड बी मेंशन विद देयर रिस्पेक्टिव एक्शन। तो उस केस में अगर एक सब्जेक्ट है और दो कार्य है, एक ये समझ लीजिए, दूसरा दो सब्जेक्ट है, दो कार्य है, तो एज सुन एज दोनों जगह लगेगा। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है, एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। टेबुलर फॉर्मेट इसी एंगल से बनाया। देखिए यहां पर एज सुन एज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट एक्शन, यानी पहला कार्य जो समझा रहा था, फिर सेम सब्जेक्ट, फिर सेकेंड एक्शन। सब्जेक्ट सेम है यहां पर, आप देख रहे हैं, राइट। एक्शन डिफरेंट है, एक्शन 1 और सेकेंड एक्शन इज एक्शन 2। अब देखिए, एज सुन एज ही सब्जेक्ट सीज हिज फादर, ही एक ही सब्जेक्ट है, उसको दो बार इस्तेमाल किया है, और एज सुन एज को एक बार इस्तेमाल किया। स्टॉप्स स्मोकिंग, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस का वाक्य। ये क्यों लिख के समझा रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया ये कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? आगे आ जाइए। एज सुन एज ही सो हिज फादर ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, पास्ट टेंस। एज सुन एज ही, अगेन सब्जेक्ट, देखिए फर्स्ट एक्शन क्या था, उसने अपने फादर को देखा, फिर सेम सब्जेक्ट है, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ये क्या हुआ? सेकेंड एक्शन। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। क्लियर है? आ जाइए। एज सुन एज यू रीच देयर ही विल गिव यू मनी। एज सुन एज लगाया, सब्जेक्ट 1 यू, आप, रीच देयर वहां पहुंचते हैं, एक्शन 1। ही माने वो, सब्जेक्ट 2 विल गिव यू मनी, सब्जेक्ट 2 के साथ उसी का सब्जेक्ट आया, सेकंड सब्जेक्ट का एक्शन आया, और ये किस में है? फ्यूचर टेंस। वो बोल रहे हैं जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे वो आपको पैसे देगा। तो कितने सब्जेक्ट हो गए इसमें? 2। पहला सब्जेक्ट S1 यू आया, दूसरा सब्जेक्ट ही आया,
रीच देयर पहला एक्शन हुआ और दूसरा एक्शन हुआ विल गिव यू मनी। अब आप देखिए ये फॉर्मूले से हमने ये डिराइव किया, क्लियर है। अब इसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको समझाता हूं, उसे नोट डाउन कर लीजिए। पहला नियम था एज सुन एज, जब भी लगेगा तो उसमें टाइम की बर्बादी नहीं होगी, जैसे ही पहुंचा वैसे पैसे देंगे। यानी ये नहीं बोल रहे कि तुम वहां पहुंचोगे 10 मिनट बैठोगे फिर पैसा मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि अगर वैसा बोल रहा होता तो आप एज सुन एज नहीं लगा सकते थे। देखिए दूसरी चीज, एज सुन एज कैन बी यूज्ड इन ऑल द टेंसेज। ये बताया आपको एग्जाम्पल से, आपने इसे प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, टेंसेज पढ़िए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस में भी यूज किया, फ्यूचर में भी यूज किया। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे आइए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, कलर में मजा नहीं आ रहा, लाल सा कलर चाहिए था मेरे को। देखते हैं कलर डिफाइन करके, ये लग रहा है सॉलिड कलर, ये थोड़ा सा लाइट ले आता है इसमें, ये ले आए लाइट, ठीक है। देखते हैं कैसा है। एज सुन एज कैन बी यूज्ड इन ऑल द टेंसेज, ठीक है, किसी भी टेंस में इस्तेमाल करेंगे जी। ये हम आपको बता चुके हैं, अभी समझाया आपको। इन ऑल द टेंसेज, इन दोज सेंटेंसेज इन विच दिस कंजंक्शन हैज बीन यूज्ड देयर शुड बी टू एक्शन। जब भी एज सुन एज इस्तेमाल होगा वहां पर 2 एक्शन होना अनिवार्य है, चाहे वो एक सब्जेक्ट के लिए हो चाहे वो 2 सब्जेक्ट के लिए हो, जिसे हम S1 और S2 से बता रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। तीसरा, द एक्शन कैन कंसर्न द सेम सब्जेक्ट, यानी एक ही सब्जेक्ट के लिए, जैसे एज सुन एज ही सीज हिज फादर ही स्टॉप स्मोकिंग। सब्जेक्ट कितने थे यहाँ पे, एक था। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा उसने सुट्टा मारना बंद कर दिया, ये बोलेंगे ही, राइट। या 2 सब्जेक्ट हो और एक्शन भी 2 हो साइमल्टेनियसली। एज सुन एज यू रीच देयर पहला सब्जेक्ट, ही विल गिव यू, ही सेकेंड सब्जेक्ट, विल गिव यू मनी इज अ सेकेंड एक्शन। तो कितने पॉइंट निकल के आए देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एज सुन एज कैन बी यूज्ड इन ऑल द टेंसेज, क्लियर। In those sentences in which this conjunction has been used, there should be 2 action. 2 action होना अनिवार्य है, क्लियर है यहाँ तक। The action can concern the same subject or they may concern 2 subject. Both action must take place simultaneously, मतलब without loss of time. आइए अब सेकंड कंजंक्शन पे बढ़ते हैं। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। देखिए आज अगर आपने अपना ये बेसिक पूरा वीडियो देख के क्लियर कर लिया तो जब आप इवन MCQ क्वेश्चंस हो, फाइंडिंग द एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या आपके मेंस के एग्जाम हो जहां पे आपको पैसेज या प्रिसाइज लिखना होता है, वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आ जाइए, नो सूनर देन, इसका मतलब क्या होता है। नो सूनर देन इज द नेगेटिव ऑफ एज सून एज, क्लियर है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिनोट साइमल्टेनियस एक्शन। नो सूनर देन जो है वो नेगेटिव है एज सून एज का, और ये भी साइमल्टेनियस एक्शन को दर्शाता है, राइट। अब देखिए, दिस कंजंक्शन शुड बी प्रेजेंट एंड पास्ट। ये कंजंक्शन जो होगा वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ही होगा, जबकि एज सून एज आपका फ्यूचर में भी था। ये मेन डिफरेंस है, नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। देयर शुड बी 2 एक्शन इन द सेंटेंस इन विच दिस कंजंक्शन हैज बीन यूज्ड। एज सून एज में भी 2 एक्शन थे, इसमें भी 2 एक्शन रहेंगे। बोथ एक्शन मस्ट अकर एट द सेम टाइम। ये कंडीशन एज सून एज में भी था। देयर शुड बी नो लॉस ऑफ टाइम, यहां पर भी लॉस ऑफ टाइम नहीं रहेगा,
एडजस्टमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज द सेम एज इन द केस ऑफ सेंटेंस इन विच एज सून एज हैज बीन यूज्ड। मतलब ये बोल रहा है सब्जेक्ट का एडजस्टमेंट कैसे होगा। जैसे एज सून एज में पहले सब्जेक्ट S1 आया था, फिर एक्शन 1 आया था, फिर सब्जेक्ट 2 आया था, फिर सब्जेक्ट 2 का एक्शन 2 आया था। क्लियर है? नहीं हुआ होगा क्लियर? चिंता मत करिए, आगे फॉर्मूला और एग्जांपल आपके लिए रेडीमेड तैयार किया हुआ है। नो सूनर डू डज डिड लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा S1, फर्स्ट एक्शन लगेगा, देन लगेगा, क्योंकि नो सूनर देन में ना कंजंक्शन, सब्जेक्ट लगेगा। ये S2 भी हो सकता है, ये S1 भी हो सकता है, ये S1 भी हो सकता है। मतलब एक ही सब्जेक्ट के 2 एक्शन भी हो सकते हैं और 2 डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग एक एक एक्शन हो सकते हैं। फिर सेकेंड एक्शन आ गया। पर टेंस जो यूज होगा वो सिर्फ 2 टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट में और पास्ट में। क्लियर है? नो सूनर डज ही, नो सूनर आपने लगाया, यूज कर रहे हैं। डज क्यों आ रहा है? ही थर्ड फॉर्म है, राइट? हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन है, थर्ड फॉर्म नहीं, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन हमेशा क्या लेता है? डज। यहां पे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में सी हिज फादर, देन नो सूनर देन था इसलिए देन आया। ही सब्जेक्ट स्टॉप्स स्मोकिंग। नो सूनर डू आई पे डज नहीं आता है एज एन एक्सेप्शन। आई और यू का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। डू आएगा। सी माई फादर, पहला एक्शन पिता को देखना, ठीक है। देन नो सूनर देन का देन आया। आई सब्जेक्ट आया, स्टॉप स्मोकिंग प्रेजेंट टेंस। क्लियर है यहां तक बच्चों? आगे देखिए। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट, डिड पास्ट की बात कर रहा है ना, आई के साथ डिड लगेगा, पास्ट टेंस है। क्लियर है? देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर है? इसमें आपका जो आई है, जो सब्जेक्ट आना चाहिए था, वो हिडन है। ठीक है? नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। 2 एक्शन तो है ही है। क्लियर है? ऐसे बनते हैं फॉर्मूलाज और ऐसे इन्हें याद रखना है। अब इसके कुछ 4-5 पॉइंट है, वो नोट कर लीजिए ताकि आपको आसान रहेगा। एस इन द अबव फॉर्मूला स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, आपको बता दिया। डू डज डिड आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये नोट कर लेना। डू डज डिड जब भी इस्तेमाल होता है और किन के साथ होता है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन आपको समझाया हुआ है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। टेंसेस में, वर्ब में आप चैप्टर को देखेंगे, प्लेलिस्ट से वीडियो देखेंगे, जिनको क्लैरिटी नहीं है उन्हें क्लियर हो जाए। एक चीज और नोट करिएगा, देन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय व्हेन। कभी भी नो सूनर देन का, देन को व्हेन से मत रिप्लेस कर देना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। और फाइंडिंग द एरर में इसी टाइप के एरर्स आते हैं एग्जाम्स में। वो लिखेंगे नो सूनर डिड आई स्टेप आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आपको, अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे करेक्ट सेंटेंस है, या कहीं पे स्टार्टेड रेनिंग में टिक करके आ जाओगे। जब आपने ये पढ़ लिया है तो आपको ये याद आ जाएगा कि भाई नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है, देन। तो ये आपको फायदा होगा। जबकि कुछ व्याकरण के शास्त्री जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि आप हेड लगा सकते हो। कंट्रोवर्सी मिल जाएगी इसमें, अपवाद मिल जाएंगे आपको। कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिड। बोल रहा है कि डिड की जगह नो सूनर हैड आई स्टेप आउट कर सकते हो, बट अभी ये आर्ग्यूमेंट जो है ये एक्सेप्टेड नहीं करना है। क्लियर है? वी शुड नॉट यूज एनी अदर वर्ड इन प्लेस ऑफ देन ऑल्सो। देन में भी इवन इफ दिस आर्ग्यूमेंट इज एक्सेप्टेड, अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो कि डिड की जगह हेड लग जाएगा, लगा लीजिए,
पर कोशिश ये करिए ना लगाएं। दूसरा, देन की जगह व्हेन तो कदापि नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब इसके एग्जाम्पल और देखिए, मैं बताता हूँ कैसे आते हैं एग्जाम में। ये एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है, साथ साथ ग्रामर के साथ साथ एमसीक्यू की, फाइंडिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, नो सूनर डिड ही सी हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो व्हेन की जगह हमने आपको बताया था क्या आएगा, देन आएगा। तो गलती कहां पे है? ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और ये करेक्ट सेंटेंस है। व्हेन की जगह देन आएगा। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट इमीडिएटली इट स्टार्टेड रेनिंग। नहीं यूज करेंगे इमीडिएटली। देन कहां गया? नो सूनर देन कंजंक्शन था ना भाई। तो आपका ये आएगा, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट्स स्टार्टेड रेनिंग। ये करेक्ट होगा। क्लियर है? अब आ जाइए तीसरे कंजंक्शन में, जो कि फिर एक बहुत बढ़िया कंजंक्शन है और आपके काम ही आएगा ये कंजंक्शन। वो है हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन। क्या है? हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन। ये कंजंक्शन भी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू डिनोट साइमल्टेनियस एक्शन। एज सून एज ने साइमल्टेनियस एक्शन दिखाया, नो सूनर देन ने साइमल्टेनियस एक्शन दिखाया, हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन भी साइमल्टेनियस एक्शन दिखाता है। साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इसके कुछ रूल समझाता हूं पहले, फिर उसका एग्जाम्पल देके समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्लियर है बच्चों? दिस कंजंक्शन शुड बी यूज्ड विद द पास्ट टेंस। रिपीट करिए, एज सुन एज, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में यूज कर रहे थे आप। नो सूनर देन आपने किस में यूज किया? पास्ट और प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं था। अब ये जो कंजंक्शन है हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन, ये यूज होगा सिर्फ पास्ट टेंस के साथ। बहुत इजी है याद करना। एक टेबल बना लीजिए, कौन कौन से टेंस में यूज होगा उसे लिख लीजिए, पॉकेट में रखिए उस कागज को। सोते, जागते, नहाते, खाते, याद करिए। देयर शुड बी टू एक्शन। ऊपर वाले केसेस में भी दो एक्शन थे इन द सेंटेंस इन विच दिस कंजंक्शन हैज बीन यूज्ड। बोथ एक्शन मस्ट अकर एट द सेम टाइम। सेम रूल जो उनका था। देयर शुड बी नो लॉस ऑफ टाइम। सेम रूल जो उनका भी था। अब देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विल रिमेन द सेम एज इन द केस ऑफ द यूज ऑफ एज सुन एज। एडजस्टमेंट ऑफ सब्जेक्ट कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसा हमने एज सुन एज में किया था। अगर हम उसे यहाँ पे रिपीट करते हैं तो आपके साथ परमानेंट मेमोरी में घुस जाए और आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रिपीट करेगा कोई? कमेंट करके बताएगा कि एज सुन एज का हमने कैसे किया था। एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट एक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड एक्शन, यही हुआ था। या एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस एक्शन 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस एक्शन 2। तो सिमिलरली हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन में भी यूज होगा। ठीक है, पर ये किस टेंस में यूज होगा? सिर्फ पास्ट टेंस में, ये याद रखिएगा। व्हेन इन द अबव फॉर्मूला कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर वर्ड। जैसे नो सूनर देन में हम देन को किसी और शब्दों से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसी तरह व्हेन में इस फॉर्मूले में या इस कंजंक्शन में हार्डली, स्कैर्सली के बाद व्हेन ही आएगा। व्हेन के अलावा और कोई शब्द नहीं आएगा। हैड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन पास्ट टेंस में ही यूज होगा और तब वहां पे आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। हैड का, अब अगर किसी को कंफ्यूज है कि पास्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल क्यों करना है, तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे टेंसेस के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है, पूरा चार्ट बना रखा है। अगर वो चार्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो कमेंट में अपना मेल आईडी दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, उसको प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल या जहां पर भी आप बैठ के पढ़ते हैं उसके आगे लगा लीजिएगा, आपको जिंदगी भर काम आएगा, आप भूलेंगे नहीं।
आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल विथ फॉर्मूला, ठीक है। देखिए, हार्डली हैड ही सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, सी सो सीन। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, मत भूलना। सीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी आप हार्डली, स्कैर्सली, व्हेन वाला मिलता है आपको, तो तुरंत देख लीजिए कि क्या उसमें हैड लगा है पहला, क्या उसमें सीन लगा है। सीन मतलब हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है, प्लस क्या व्हेन की जगह कोई और शब्दों का प्रयोग तो नहीं हुआ है, यहां पर हुआ है देन। तो ये सेंटेंस क्या है आपका गलत है। गलत किस जगह पे है, इस जगह पर है। तो ये सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, हार्डली हैड ही सीन। हार्डली तो कंजंक्शन हो गया, हैड ही, हैड इस्तेमाल करना ही है बताया आपको, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। हिज फादर एक्शन 1 है, जैसे ही देखा ही सब्जेक्ट 1 हो गया आपका, ठीक है। सीन हिज फादर एक्शन 1 हो गया, क्लियर है। ही अगेन सब्जेक्ट 1 को रिपीट किया है। स्टॉप्ड स्मोकिंग एक्शन 2 हो गया, और लगाएंगे हम व्हेन, क्योंकि हार्डली स्कैर्सली के बाद क्या आएगा, व्हेन आएगा, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। इसके बाद फॉर्मूला देख लीजिए, या तो आप हार्डली स्कैर्सली व्हेन जो मैं बोल रहा हूं हार्डली लगा के सेंटेंस बनेगा, या स्कैर्सली लगा के बनेगा। अब इन दोनों का एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस जो बनेगा वो सिर्फ पास्ट टेंस में बनेगा। क्लियर है यहां तक। हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। हार्डली के साथ व्हेन लगता है, सही है। सेकेंड एक्शन क्या है, स्टॉप स्मोकिंग। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, ही, व्हेन लग गया। फर्स्ट एक्शन क्या था, सीन हिज फादर। हेड लगता है, लग गया जी। सब्जेक्ट लगता है, ये लगा हुआ है, तो हार्डली ले लेंगे। या स्कैर्सली की बात करते हैं आप, तो स्कैर्सली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही टुक टू हिज हील्स। सेम फॉर्मूला है, देखिए समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिए। स्कैर्सली लग गया, हेड लग गया, सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट लग गया, सीन हिज फादर पहला एक्शन लग गया, व्हेन लगना चाहिए, व्हेन लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट रिपीट होना चाहिए, हो गया। टुक टू हिज हील्स, तो सेकेंड एक्शन भी आ गया, सेंटेंस करेक्ट है। अब आगे देखिए, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड हार्डली सीन हिज फादर व्हेन ही टुक हिज हेल्थ। पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 1, हैड हो गया, हार्डली के साथ क्या आएगा आपका, हमेशा व्हेन। स्कैर्सली के साथ भी हमेशा क्या आएगा, व्हेन। सीन हिज फादर इज द फर्स्ट एक्शन एंड सो ऑन। टुक टू हिज हील्स इज अ सेकेंड एक्शन। क्लियर है। अब आ जाइए चौथा, एक कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। दोस्तों इन कंजंक्शन को ना आप अच्छे से समझ लीजिए, गांठ मार के रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, घोल के पी जाइए। इसमें से कोई से भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे भर्ती बोर्ड के हो, चाहे वो आपके यूपीएससी के हो, चाहे वो आपके लेखपाल के हो, चाहे पीसीएस के हो, जहां पर भी इंग्लिश का पेपर आएगा, ये गारंटी है कि इन कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और यही 4-5 नंबर अगर आप केयरफुली करते हैं तो मेरिट में आने में यही नंबर आपका सपोर्ट करता है। क्लियर है यहां तक। आगे देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज यूज्ड टू शो आइदर 2 क्वालिटीज ऑफ 1 सब्जेक्ट और कॉमन क्वालिटी ऑफ 2 सब्जेक्ट। ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, ये साफ बोल रहा है कि जब भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं
तो वहां पे या तो एक सब्जेक्ट यानी वन पर्सन की दो क्वालिटी दिखाता है, या दो सब्जेक्ट की एक कॉमन क्वालिटी दिखाता है। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं तो या तो उस वाक्य में एक आदमी की दो क्वालिटी दिखाई जाती है, क्लियर है, या दो पर्सन की एक क्वालिटी दिखाई जाती है, वन क्यू। इज दैट क्लियर? अब आइए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने बनाया है वन पर्सन टू क्वालिटीज के लिए। क्या होगा? एस यानी सब्जेक्ट यहां पे दे दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया आपको हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सारा वेन डायग्राम सा बना के दिया हुआ है, प्लीज उसे देखिए। नॉट ओनली यूज करेंगे, फिर क्वालिटी वन, Q1 मतलब या एक्शन वन, फिर बट ऑल्सो क्योंकि कंजंक्शन में है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, देन क्वालिटी टू और एक्शन टू। समझ में नहीं आया? दोबारा समझा देता हूं। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, जिसे हेल्पिंग वर्ब नहीं पता प्लीज वर्ब वाला वीडियो देखिएगा। नॉट ओनली, फिर या तो क्वालिटी वन या एक्शन वन, फिर बट ऑल्सो, फिर क्वालिटी टू, एक्शन टू। सिंपल है, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। समृद्धि, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट ओनली, कंजंक्शन है, क्वालिटी वन ब्यूटीफुल, बट ऑल्सो कंजंक्शन का पार्ट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इज इंटेलिजेंट, हेल्पिंग वर्ब एक ही बार आएगा, इज नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस होगा समृद्धि इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। सब्जेक्ट कितना था? एक ही बार इस्तेमाल किया, एक बार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ। देखिए, इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ये आप क्वालिटी वन बोलिए, इसको आप क्वालिटी टू बोलिए। तो ये आपका फॉर्मूले से हमने एक्सप्लेन किया। आगे आइए, हेल्पिंग वर्ब इज टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये बताने की शायद जरूरत नहीं होगी इस वीडियो में कि इज क्यों लगा है। हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा, जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर लगेगा। समृद्धि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इज लग गया। वहीं पे अगर मैं स्टूडेंट्स बोलता तो उसका हेल्पिंग वर्ब आर हो जाता, प्लूरल हो जाता। उसी की जगह में आई बोलता तो इज न होके एम हो जाता। आप प्लीज हेल्पिंग वर्ब का चैप्टर वर्ब वाले वीडियो में जाके पूरा समझ लीजिए, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द टेंस। अब अगर पास्ट टेंस की बात कर रहा था तो वाज सिंगुलर के लिए लगता, थर्ड पर्सन के लिए वर लगता, ठीक है, आर लगता प्रेजेंट के लिए। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अभी मैं वो इस चैप्टर पे नहीं बताऊंगा, पुराना वीडियो कंसल्ट करिएगा। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इट विल बी प्लूरल। सिमिलरली टेंस इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब। ये मैं ऊपर बता चुका हूं कि इस टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब का रिपीटेशन नहीं होगा, दो बार नहीं लेंगे। समृद्धि इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो समृद्धि इज इंटेलिजेंट नहीं लिखेंगे, आप एक ही बार लिखेंगे समृद्धि इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। क्लियर है यहां तक? आ जाइए अब करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जाम में कैसे आता है ये देखिए। समीर इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो ही इज इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस आपका गलत है। कहां पर है? ही पर है और इस पर है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का रिपीटेशन किया है और नॉट ओनली बट ऑल्सो जो कंजंक्शन है
उसमें ये बोलता है कि आप सब्जेक्ट का, किसका, सब्जेक्ट का या हेल्पिंग वर्ब का रिपीटेशन नहीं करेंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, आगे आ जाइए। करेक्ट हो गया। समीर इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ये नोट बना लीजिए साहब, ये आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जरूर आएगा, हम आपको बोल ही देते हैं। अब आ जाइए फॉर्मूला 2 में कैसे होगा। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बना के रखे हैं आपके लिए। फॉर्मूला 2 जहां पे 2 आदमी हो और एक क्वालिटी हो। फॉर्मूला 1 में हमने ये समझाया था, एक आदमी था यानी सब्जेक्ट एक था और क्वालिटी 2 थी। अब यहां पर हमने इसको क्या किया कि सब्जेक्ट यहां पे आपके 2 हो जाएंगे और क्वालिटी आपका 1 हो जाएगा, राइट। उसको देखिए फॉर्मूला, नॉट ओनली पहले फिर सब्जेक्ट 1 बट ऑल्सो फिर सब्जेक्ट 2 फिर हेल्पिंग वर्ब फिर क्वालिटी और एक्शन, क्योंकि क्वालिटी कॉमन थी इसमें, सब्जेक्ट 2 थे। नॉट ओनली बट ऑल्सो तो कंजंक्शन है आपका, लगेगा ही लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए टेंस को देखना पड़ेगा, किस टेंस का वाक्य है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज गो टू द वीडियो विच हैव बीन अपलोडेड जस्ट फ्यू डेज अगो, राइट, और वहां पर जाकर देखिए कि टेंसेस के बारे में क्या समझा है। 1.25 घंटे, आई थिंक 1 घंटा 40 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। अगर आप अपनी जिंदगी के बहुमूल्य समय 1 घंटे 40 मिनट को निकालकर शांति में बैठ के नोटपैड, डायरी, पेन के साथ बैठ के, डिक्शनरी के साथ बैठ के उस वीडियो को देख के नोट्स बनाएंगे तो ये गारंटी देता हूं, अगर आप उसे रिवीजन करेंगे जिस तरह से मैं बताता हूं रिवीजन करना उस तरह से, तो जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाएंगे आप। आइए आगे देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो में देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ द क्वालिटी और द एक्शन। पहले केस में हमने रिपीटेशन अवॉइड किया था सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का। यहां पे क्वालिटी और एक्शन रिपीट नहीं होना चाहिए। When two subjects are joined by not only but also the verb, helping verb, या तो verb लग रहा होगा, क्रिया होगा, या सहायक क्रिया होगी, वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा। ये याद कर लेना कि कौन से एग्री करेगा। इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, याद करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, अपवाद कहीं पे मिल सकता है, वो अलग है, ठीक है। आप ये देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, 1-2 टुकड़े हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैं तो ऐसे ही याद किया था। नॉट ओनली बट ऑल्सो 2 टुकड़े हैं, इसका मतलब 2 तो सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा। ये शॉर्टकट बनाया है मैंने याद करवाने के लिए, ठीक है। आगे भी दिखाऊंगा, आगे भी आएगा वो चीज यूज में। क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, समझिए इस बात को। नॉट ओनली इंडिया इज पुअर बट ऑल्सो पाकिस्तान इज पुअर। अब इसमें देखिए आपका सेंटेंस गलत है। पहला आपने क्वालिटी 1 पुअर और क्वालिटी 2 पुअर, यानी क्वालिटी ये कॉमन क्वालिटी है, जबकि हमने बोला है क्वालिटी और एक्शन को रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इज आएगा क्या, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार। अगेन हेल्पिंग वर्ब का रिपीटेशन नहीं होगा और वो सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा। इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, इजी आएगा पर रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हुआ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान इज पुअर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर आर प्लेइंग। अब ये कहां पर गलत है, देखिए नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा है, क्लियर है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो 2 टुकड़ों में शब्द है, 2 है, समझ लीजिए। सेकंड सब्जेक्ट के साथ जाएगा। पहला सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट है, दूसरा सब्जेक्ट आपका टीचर है,
तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ जाएगा, मतलब टीचर के साथ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। टीचर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या इस्तेमाल होता है? इज का इस्तेमाल होता है, आर का नहीं होता है। तो ये यहाँ पर इज लगाएंगे। ये वाला इनकरेक्ट हो गया, जब आपने यहाँ पे इज लगा दिया तो ये आपका करेक्ट हो गया। आगे देखिए, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, इज प्लेइंग। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हल्का सा आपका टाइपिंग एरर है दोस्तों, जिसे हम अभी आपको आगे बता देते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आना चाहिए था, इज प्लेइंग। यहाँ पे एस छूट गया टाइपिंग में, घबराइए मत, ठीक है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। इनकरेक्ट क्यों होगा ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि जब यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा और जब नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा रहे हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? S1 टीचर और S2 क्या था? स्टूडेंट्स। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा। और यहाँ पे क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, मैंने बोला ना यहाँ एस होना चाहिए था, ये प्लूरल है, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब फर्दर एग्जांपल को देखिए, इट इज नेसेसरी दैट एवरी सेंटेंसेस शुड हैव अ हेल्पिंग वर्ब। ये जरूरी है कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। There can be a sentence even without a helping verb. ऐसा केस भी आते हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। In any such case, necessary change can be made in the above formula. जो फॉर्मूलाज मैंने आपको ऊपर समझाए हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उन एग्जाम्पल को आप देखकर समझिए और बताइए कमेंट करके कि क्या समझ में आया या नहीं। आइए अब एग्जाम्पल देखिए पूरा। ही एट नॉट ओनली बनानाज बट ऑल्सो एप्पल्स। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, बट कंजंक्शन यूज हो रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। दिस सेंटेंस कम्स अंडर फॉर्मूला 1 जो ऊपर बताया था, देख लीजिएगा। हियर वी हैव यूज्ड द वर्ब इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यूज कर लिया? वर्ब। कौन सा वर्ब? एट। क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं कंजंक्शन में। क्लियर नहीं होगा तो कमेंट करना भूलिएगा मत दोस्तों। लीस्ट और शुड, ठीक है, इसको समझिए। 5वें नंबर का कंजंक्शन है जो एग्जाम में आता है। दिस कंजंक्शन इज यूज टू एक्सटेंड अ वार्निंग। इसमें वार्निंग दी जाती है, चेतावनी दी जाती है इन वाक्यों के माध्यम से। एंड ऑल्सो सजेस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट वार्निंग। मतलब ये बोल रहे हैं कि इस सेंटेंस में लीस्ट और शुड में वार्निंग दी जाती है और अगर उस वार्निंग को ध्यान नहीं दिया तो उसका क्या नतीजा निकलेगा ये बताया जाता है। पहला लीस्ट और शुड में ये नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, दिस कंजंक्शन इज यूज्ड इन दोज सेंटेंसेज इन विच a warning is extended to a person and a suggestion is also advanced to know the consequences of not paying attention to that warning. सेम चीज बोल रहा है पूरा एक्सप्लेन करके कि इस कंजंक्शन में जब ये यूज होता है वाक्य के अंदर तो उस वाक्य में किसी को चेतावनी दी जाती है और साथ में एक तरह की सलाह दी जाती है एडवांस में कि आप ये कर लीजिए या ये मत करिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। यानी उसका रिजल्ट भी बोल दिया जाता है, उसका परिणाम भी बोल दिया जाता है कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आपने याद करनी है इसमें, द यूज ऑफ दिस कंजंक्शन इन एनी सेंटेंस कन्वेज अ नेगेटिव सेंस। कहीं पे भी किसी भी वाक्य में अगर लीस्ट और शुड यूज हो रहा है तो उसमें नेगेटिव सेंस को दर्शाता है और उस केस में नो का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है।
क्लियर है? आगे आइए, फॉर्मूला देखिए। बड़ी गर्मी थी भाइयों, अभी आ गई है बिजली, थोड़ा सा एसी चला लूं। पसीना पसीना हो रहा था आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हुए। मुझे उम्मीद है आपका पसीना और मेरा पसीना मिलके आपको सफलता जरूर दिलाएगा। वार्निंग प्लस लीस्ट प्लस पर्सन प्लस शुड प्लस कंसिक्वेंसेस, ये फॉर्मूला बनता है। देखिए हम आपको समझाते हैं। वर्क हार्ड, लीस्ट यू शुड फेल, ये बोलना चाह रहा है कड़ी मेहनत कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे। वार्निंग दे रहा है एक हिसाब से क्या करने की, सजेशन दे रहा है मेहनत करने की। वार्निंग दे रहा है कि मेहनत नहीं किया कंसिक्वेंसेस क्या आएगा, आप फेल हो जाओगे। क्लियर है दोस्तों? अब इसको और समझाता हूं, आगे देखिए। इन द अबव एग्जाम्पल द वार्निंग टू द पर्सन इज वर्क हार्ड। सजेशन और वार्निंग क्या है कि कड़ी मेहनत करो जी, और कंसिक्वेंसेस क्या है सजेस्टेड कि नहीं किया और इस वार्निंग पे ध्यान नहीं दिया तो पॉसिबिलिटी है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। इन शब्दों के साथ कभी भी आपने में नहीं लगाना है शुड की जगह, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो दो चीजें नहीं लगानी है जब आप लीस्ट और शुड कर रहे हैं। द यूज ऑफ दिस कंजंक्शन इन एनी सेंटेंस कन्वे अ नेगेटिव सेंस, एज सच नो शुड नॉट बी यूज्ड। एक आप लिस्ट और शुड लगाते हैं किसी वाक्य में तो वहां पर नो नहीं लगाएंगे और शुड की जगह में कभी मे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज गांठ बांध के रख लीजिए, याद कर लीजिए। आगे एग्जाम्पल और देता हूं। वर्क हार्ड लिस्ट यू मे नॉट फेल, अगर लिखा होगा तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। क्लियर है? जब फाइंडिंग द एरर आता है एग्जाम में तो हम गलतियां नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि हमें बेसिक पता नहीं होता है। मोस्टली मैंने ये वीडियो में देखा है लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट में आप तभी जाइए जब आप बेसिक कर चुके हो। अगर आप मेरे से बात करेंगे मैथ्स का बेसिक करना बाय क्विक मेथड से आपको हार्डली 1.5 से 2 महीने का टाइम है। अगर दिन में आप सिर्फ 2 घंटे भी मैथ्स पढ़ते हैं, वहां बेसिक आपका क्लियर हो जाता है 2 महीने में। 2 घंटे इंग्लिश पढ़ते हैं और इस टाइप का वीडियो देखते हैं जिसपे पूरा बेसिक का बात किया गया है, तो इंग्लिश के सारे बेसिक आपके देखिए 15 से 16 दिन में हो सकते हैं। क्योंकि मुझे उम्मीद है अभी तक 13 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। 15 से 16 दिन में सारा बेसिक मैं अपलोड कर दूंगा इंग्लिश का, 15 से 16 वीडियो में। तो 15 से 16 दिन अगर आप 2-2 घंटे इन वीडियो को सुनते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। मैथ्स का भी हो गया था 2 महीने के अंदर, ये भी 2 महीने के अंदर हो गया। जीके में भी आप पहले पढ़ लीजिए, हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिए, ठीक है, जनरल साइंस को पढ़ लीजिए, मैक्सिमम 3 महीना, क्योंकि आप दिन के 8 घंटे दीजिए 2 करके। तो 3 महीने के अंदर में जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए फिर उसके बाद उसका रिवीजन हल्का रखिए और नए प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस करते रहिए। और जिस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो बेसिक को खोल के रिफर करिए। वो चीज आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगी और किसी भी एग्जाम में आप अपेयर होते हैं विद मेरिट पास होंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। आप बताइएगा मेरे को जब आपको सक्सेस मिलता है, ठीक है। जनरली यू इज यूज्ड एज अ पर्सन इज सच सेंटेंस बट इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। यहां पर आप यू का इस्तेमाल करते हैं बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। एनी अदर पर्सन, एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। मोहन, देखिए हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन भी इस्तेमाल करके दिखाया।
मोहन मस्ट वर्क हार्ड लिस्ट ही शुड फेल। क्लियर है? लिस्ट ही शुड हमने मेन इस्तेमाल नहीं किया है, नो इस्तेमाल नहीं किया है, वो इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप क्या यूज करते हैं, कौन सा कंजंक्शन चल रहा था भूल गए? लिखा नहीं है लीस्ट और शुड वाला। अरे अगर आपको याद नहीं है तो एग्जाम्पल देख लीजिए ना, यहाँ पे मार्क भी कर दिया है आपके लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ऑल्दो येट, ये 6th नंबर का कंजंक्शन है और बहुत ब्यूटीफुल है। ऑल्दो येट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू कॉन्ट्ररी क्वालिटीज और एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। दो कॉन्ट्ररी क्वालिटी, कॉन्ट्ररी एक दूसरे से असमान सी जो होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग जिसे बोलते हैं एक हिसाब से। ठीक है, और कंजंक्शन इज जनरली यूज्ड टू एक्सप्रेस टू कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज और एक्शन ऑफ अ पर्सन। अगर कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब नहीं आता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी बार बार कि प्लीज डिक्शनरी लेके बैठिएगा। कॉन्ट्रास्टिंग के देखिए सिनोनिम्स कितने आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग, अपोजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, डाइवर्जेंट, डिसिमिलर, भिन्न, जिसे भी बोलते हो ना, भिन्न, अलग अलग, एंटागोनिस्टिक। तो दोस्तों वोकैब में भी मैं जाऊंगा, आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा डेली के एटलीस्ट 50 वोकैबलरी जो आपको याद करना होगा। ठीक है, और आपको आसान भी रहेगा और एग्जाम में उसमें भी मार्क्स अच्छे स्कोर हो सकते हैं। मतलब ऑल्दो ये और येट जो कंजंक्शन लगेगा उसमें आप भिन्न क्वालिटी को या एक्शन को दर्शाएंगे या वो वाक्य दर्शाता हुआ होना चाहिए। इट कैन नॉट बी यूज टू शो टू सिमिलर क्वालिटीज और एक्शन ऑफ अ पर्सन। यहां पर ये नोट करना कि ये दो सेम क्वालिटी या दो सेम एक्शन जो किसी सब्जेक्ट ने यानी पर्सन ने लिया है उसको नहीं दर्शाता है। ऑल्दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट, हमेशा ऑल्दो के बाद क्या आएगा? येट आएगा। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल देके बताता हूँ। टेबुलर फॉर्मेट में आपके लिए फॉर्मूला तैयार है। ऑल्दो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब Q1, येट सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब Q2। आप सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑल्दो प्लस एस भी कर सकते हैं। देखिए ऑल्दो ही हेल्पिंग वर्ब इज रिच, अमीर है, हालांकि वो अमीर है। ठीक है, रिच, येट ऑल्दो के बाद क्या आता है? येट, ही, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, इज माइजर, क्वालिटी 2। ऐसा माना जाता है कि जो अमीर होता है वो कंजूस नहीं होता है। ठीक है, जबकि ऐसा उल्टा है। तो यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि हालांकि वो अमीर है फिर भी वो बहुत कंजूस है। दो कॉन्ट्रारी क्वालिटी हो गई, कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटी हो गई, भिन्न क्वालिटी हो गई कि अमीर होने के बाद भी वो कंजूस है। इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन आपने यूज किया है ऑल्दो येट का। क्लियर है? अब देखिए इसी को कैसे एक्सप्लेन किया उसने, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मूला। अ रिच मैन इज सपोज टू बी स्पेंथ्रिफ्ट। स्पेंथ्रिफ्ट नोट कर लीजिएगा, जो खुला खर्चा करता हो, एंड लिबरल। बट वी फाइंड दैट द पर्सन इज रिच। हमें इस वाक्य में मिला कि आदमी तो अमीर था, येट ही इज अ माइजर, कंजूस था। रिच एंड माइजर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज बट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ येट। ऑल्दो के साथ हमेशा क्या लगेगा? येट लगेगा। आप ऑल्दो के साथ बट का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। अब देखिए सेंटेंस कैसे आता है एग्जाम। ऑल्दो ही इज लेम बट ही कैन रन फास्ट।
गलत है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया ऑल्दो के साथ बट नहीं लग सकता, ऑल्दो के साथ हमेशा येट लगता है। क्लियर है? और देखिए दो कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज कैसे आ रही हैं। लेम माने लंगड़ा है, फिर भी वो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। तेज दौड़ना और लंगड़ापन दो कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज हैं, और ऑल्दो के साथ आपने येट का इस्तेमाल किया तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ऐसे ढूंढने के लिए आता है। वी कैन डू अवे विथ येट। वी कैन डू अवे विथ येट मतलब हम येट हटा सकते हैं। वी कैन सब्सटीट्यूट अ कॉमा फॉर इट। कॉमा लगाकर येट हटाया जा सकता है, यानी कि वहां पे कॉमा का हिडन मीनिंग क्या आएगा? येट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दूंगा आपको। बिल्कुल देखिए, ऑल्दो ही इज लैम कॉमा ही रन फास्ट, यानी यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि ऑल्दो ही इज लैम येट ही रन फास्ट। यहाँ पे क्या है छिपा हुआ? येट है। क्लियर है आपको? छिपा हुआ येट है। तो सेंटेंस या तो आप बोलेंगे ऑल्दो ही इज लैम येट ही रन फास्ट, या आप येट को हटा देंगे तो बीच में कॉमा देंगे। इवन दो कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑल्दो। अब देखिए ये नया चीज एक और जोड़ दिया हमने कि ऑल्दो की जगह हम यहाँ पर इवन दो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? आ जाइए कंजंक्शन नंबर 7। बहुत इंटरेस्टिंग है ना? इसमें हमने आपको टेबुलर फॉर्मेट बना के सिखाया हुआ है, ये जरूर काम आएगा आपको। वाइल शोज साइमल्टेनियस टाइम। वाइल जब इस्तेमाल करते हैं वो भी साइमल्टेनियस टाइम को शो करता है। ठीक है, यानी विदाउट टाइम लॉस। इट एक्सप्रेसेस और इट इज यूज्ड एज लाइक दिस। यूज ऑफ वाइल कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे? एज एन एडवर्सेटिव, राइट, कंजंक्शन टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट के बीच में कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट अभी समझाया था, कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज, उसी हिसाब से दो स्टेटमेंट के बीच में कॉन्ट्रास्ट होगा, भिन्नता होगी। अब एडवर्सेटिव का मतलब जिसे नहीं पता है बता देता हूं जी। इट्स एन एडजेक्टिव ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है, एक्सप्रेसिंग अपोजिशन एंटीथेसिस। अब बोलेंगे जी अपोजिशन का भी मतलब नहीं मालूम, तो बिहार में या यूपी में अपोजिशन पार्टी का तो बहुत बोलबाला होता है, या अपोजिशन की बात होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपोजिशन क्या है। जिनको नहीं पता प्लीज डिक्शनरी खोलिए, डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढिए, आपका वोकैब इंप्रूव होगा। राधा sang while her uncle danced। एक गाना गा रही थी, कॉन्ट्रास्ट है। दूसरा गाना नहीं गा रहा था, वो नाच रहा था। द लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग while his father was watching him play। Right? You are intelligent while your brother is dull। दो सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। टू स्टेटमेंट शोइंग अ कॉन्ट्रास्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंडली, कैसे यूज होता है while का? इज एज अ सबऑर्डिनेट जंक्शन ऑफ टाइम इंट्रोड्यूसिंग एन एडवायरेबल क्लॉज। राइट? क्लॉज पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मैंने बोला आपको, आप ये नोट करके रख लीजिएगा। जब मेरा क्लॉज का चैप्टर कंप्लीट होगा तब इसे रिपीट देखना। मैं सिर्फ ऊपर से समझा रहा हूं इसे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके लिए आएगा द वॉइस, द नरेशन, द एनालिसिस। बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो 3 टॉपिक अगर आपने नहीं देखे, नहीं समझे, तो जिन जिन एग्जाम में मेंस का पेपर होता है, इंग्लिश का पैसेज लिखने के लिए या प्रिसाइज फॉर्म लिखने के लिए आता है, उसमें बहुत मुश्किल होगा। अगर वो देख लेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी, सीख लेंगे तो मेंस का एग्जाम समझ लीजिए क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश का, स्ट्राइक द आयरन while it is hot। while का इस्तेमाल हुआ। एडवर्बियल क्लॉज,
राइट, इंट्रोड्यूसिंग एन एडवर्बियल क्लोज, एडवर्ब पढ़ा था। ही मेट मेनी पर्सन while he was staying at Mumbai, action showing time। यही बोल रहे थे हम, वाक्य में जब एक्शन दिखा रहा है समय को दर्शाते हुए, उस केस में हम इसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को while को इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाइए, इसके कुछ नियम हैं और कुछ करेक्शन है, वो आप सीख जाएंगे तो आपके काम आएगा और क्लैरिटी आएगी। इट विल बी अ ब्लंडर टू मिक्स वाइल विथ वेन। जहां पे वाइल लगना है वहां वाइल ही लगेगा, आप वेन नहीं लगाएंगे। दोनों का शाब्दिक अर्थ अलग अलग होता है। वाइल शोज साइमल्टेनियस टाइम, यानी टाइम लॉस किए बगैर, वेयर एज वेन इम्प्लाइज एट दैट टाइम। वेन जब आप बोल रहे हैं उसमें टाइम लॉस हो सकता है, या वेन का मतलब एट दैट टाइम, उस समय। ठीक है, अब करेक्ट और इनकरेक्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए, साफ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। वाइल आई वॉज इन द हॉस्टल आई यूज्ड टू स्मोक 20 सिगरेट अ डे, गलत है, यहाँ पे वेन आएगा। क्लियर है? जब रहता था ना हॉस्टल में तो बाहर भी तो पीता ही होगा वहीं पे। द स्पीकर वॉज स्पीकिंग when the people were shouting, नहीं, ये साइमल्टेनियसली हुआ है विदाउट लॉस ऑफ टाइम, कि स्पीकर बोल भी रहा था और लोग हल्ला भी मचा रहे थे एक ही समय में। टाइम का लॉस नहीं है, जीरो टाइम लॉस है। तो when की जगह क्या आएगा? while आएगा। इज दिस क्लियर टू यू? जब आप while लगाएंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये आपका इनकरेक्ट था, ये आपका करेक्ट था, ये आपका इनकरेक्ट था। देख लीजिए, सेंटेंस की पिक्चर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, समझने में आसानी होगी। अब 8th पे आ जाइए, आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, तो नाइदर नॉर को बाद में कवर करेंगे, पहले आइदर और करते हैं। इधर और दिस कंजंक्शन इज यूज्ड टू शो अ चॉइस ऑफ टू अल्टरनेटिव्स, मतलब दो चीजें दी गई है जी, उसमें से एक का सिलेक्शन करिए, एक को चूज करिए। इट रिफर्स वन आउट ऑफ, मतलब एक का तो करना ही है। और ये कंजंक्शन जो होता है आपका हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा होता है। इट मीन्स ऑफ द टू अल्टरनेटिव वन इज पॉजिटिव। क्लियर? दिस कंजंक्शन कैन बी यूज टू शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन मैन इन टू एक्शन और डिफरेंस ऑफ टू क्वालिटी। एक सब्जेक्ट हो और या तो एक्शन, टोटल कितने हो आपके? 2 एक्शन हो या 2 क्वालिटी हो, वो सेंटेंस में यूज होगा और सब्जेक्ट 1 होगा। ये याद रखिएगा पहले। दूसरा देखिए, 1 मैन और 2 पर्सन। अब 2 पर्सन इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक्शन 1 होगा या क्वालिटी 1 होगी। राइट? व्हेन 2 सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय आइदर और, अभी ऊपर समझाया था आपको, 2 टुकड़ों में दिख रहा है, तो सेकंड, मैं ये बोल रहा था ना याद करने का शॉर्टकट तरीका, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यहां पे भी सेकंड सब्जेक्ट के साथ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? द वर्ब मस्ट गो और एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ इसका एक और पॉइंट नोट करें। दिस कंजंक्शन कैन बी यूज्ड व्हेन द पर्सन्स या सिंगुलर हो या प्लूरल हो आर ओनली 2, 2 जगह हो। इफ दे आर मोर देन 2, दिस कंजंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, दोनों में देखिए। एक आदमी, 2 क्वालिटी या एक्शन, यानी 2 अल्टरनेटिव, उसमें से एटलीस्ट 1 पॉजिटिव। ठीक है? मोहन इज आइदर मैड और ओवर क्लेवर। यहां मोहन की 2 क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया है। पहला, या तो पागल है या
ज्यादा चालाक है. He is positively associated with one of them. इनमें से दोनों में से एक तो है. अब सेकंड सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि दो आदमी नहीं है, तो मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन है, इज आएगा. और प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट. फॉर्मूला 2 देखिए. 2 पर्सन, दो व्यक्ति, एक क्वालिटी एक्शन, जिसमें से एटलीस्ट एक तो है. ठीक है. इधर मोहन और सोहन. देखिए ये तो कंजंक्शन ही है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं. और भी कंजंक्शन है. S1 क्या हुआ? मोहन. S2 क्या हुआ? सोहन. सेकंड सब्जेक्ट के साथ आएगा सोहन. प्रेजेंट की बात हो रही है. हैज ब्रोकन द स्लेट. ठीक है. हैज ब्रोकन द स्लेट. आगे आ जाइए. वी फाइंड दैट एक्शन इज 1, हैड ब्रोकन द स्लेट, एंड पर्सन आर 2. दो आदमी थे. सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, मोहन. जो ऊपर समझाया मैंने आपको वही बात है. द स्लेट हैज बीन ब्रोकन पॉजिटिवली बाय वन ऑफ 2. यानी जो स्लेट तोड़ी थी वो या मोहन ने तोड़ी थी या सोहन ने तोड़ी थी, पर तोड़ी तो दोनों में से एक किसी ने थी. ये कहने का मतलब है. इन सच केसेस द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट, राइट. अब आ जाइए. नीदर नोर. सिंपल. इट्स अ नेगेटिव ऑफ इधर और. इट मीन्स नॉट वन नॉर द अदर ऑफ 2. ना ये ना वो. नेगेटिव है. क्लियर. अब इसमें भी फॉर्मूला बनेगा, उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए. दिस कंजंक्शन इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस. इट मीन्स नॉट एंड नॉट. इट टेल अस दैट ऑफ द 2 सब्जेक्ट मेंशन्ड इन अ सेंटेंस द एक्शन और क्वालिटी डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस कंसर्न नीदर द फर्स्ट नॉर द सेकेंड. जो क्वालिटी या एक्शन जो डिस्क्राइब कर रहा है वो दोनों सब्जेक्ट में किसी में नहीं है. ठीक है. दिस कंजंक्शन कैन बी यूज्ड टू शो नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन मैन इन द गिवन 2 एक्शन और नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पर्सन इन 1 एक्शन. मतलब सिंपल है. वो ये बताना चाह रहा है कि जो ये हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, या तो दोनों में से किसी में एक क्वालिटी नहीं है, या किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों क्वालिटी जो दर्शा रहा है तो वो दोनों ही क्वालिटी एक सब्जेक्ट में नहीं है. Similarly, it can be used to show that subject mentioned in a sentence has no concern with 2 qualities mentioned in that sentence, or 2 subjects given in a sentence have no concern with the quality mentioned in that sentence. Simple है. इन दोनों का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये बताना चाह रहा है एक सब्जेक्ट है और 2 क्वालिटी हैं, तो एक सब्जेक्ट में दोनों क्वालिटी नहीं है. मतलब वो क्वालिटी जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो दोनों क्वालिटीज जिस आदमी की बात कर रहे हैं या सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें वो 2 क्वालिटीज है ही नहीं. या ये 2 सब्जेक्ट हैं, ये ऐसे हिंदी में समझिए कि ये 2 आदमी हैं, इनकी एक समानता क्वालिटी की बात कर रहे हैं. जो एक क्वालिटी की वो दोनों ही आदमी में नहीं है. ठीक है. नीदर नॉर द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट. याद रखिएगा. दिस कंजंक्शन कैन बी यूज्ड विद ओनली 2 सब्जेक्ट. इधर और का भी यही था. इफ सब्जेक्ट्स आर मोर देन 2 दिस कंजंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड. अगर सब्जेक्ट 2 से अधिक हो जाते हैं तो इस कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है. अब फॉर्मूला देखिए एग्जाम्पल से और आपको क्लियर होगा. एक आदमी, 2 क्वालिटी या 2 एक्शन. ठीक है. मोहन सब्जेक्ट, helping verb is neither mad not over clever. मोहन ना तो पागल है ना ज्यादा चालाक है. 2 क्वालिटी, एक सब्जेक्ट, और दोनों ही चीजें नहीं है उसमें. ना वो पागल है ना वो ओवर क्लेवर है. Here 2 qualities have been mentioned and it has been suggested that they have no concern with the subject mentioned in the sentence.
अंग्रेजी में वही लिखा है जो आपको हिंदी में समझा दिया है अभी मैंने। क्लियर है? अब फॉर्मूला 2, इसमें क्या है, अब 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे, 2 पर्सन और 1 क्वालिटी की बात होगी। देखिए, नीदर मोहन नोर सोहन हैज ब्रोकन द स्लेट। एक्शन 2 आ गया, सॉरी क्वालिटी 1 या एक्शन 1, ये वाली बात होगी, स्लेट को तोड़ा था। ठीक है ना? तो ये एक्शन 1 बोल सकते हैं, क्वालिटी नहीं। सेकंड से एग्री करेगा हेल्पिंग वर्ब सोहन, राइट। सब्जेक्ट 2 कौन है? सोहन। तो हेल्पिंग वर्ब किससे एग्री करेगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वो करेगा सेकंड सब्जेक्ट से। अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है वर्ब वाले वीडियो में जाइए और उसे देखिए। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? कुछ लग रहा है आसान? की वाकई में लर्न इंग्लिश इजीली चैनल जो बनाया गया है, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से तोड़ के समझाने के लिए बनाया गया है, वो भी हिंदी माध्यम से है। क्योंकि मुझे पता है मेरे मित्रगण, मेरे भाई बंधु जो बिहार यूपी में है, जहाँ पे इंग्लिश थोड़ा कम प्रचलन में है, उन लोगों को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है। वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, जीके में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, पर इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अभी वैसा ही है। पर अगर वो इस चैनल को, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी भारत में व्यवस्था है या स्थिति है, उस व्यवस्था और स्थिति को बदलने के लिए वो एक दिन एक ऊंचे पद पर विद्यमान होंगे और वो इस समाज के अंदर परिवर्तन लाएंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरी आवाज अच्छी लगती है, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और आगे फैलाइए। दोस्तों, आगे देखते हैं। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द स्लेट कंसर्न नाइदर मोहन नॉर सोहन। मतलब इस वाक्य में ये बोल रहे थे कि जो स्लेट तोड़ा है वो ना मोहन ने तोड़ा है ना सोहन ने तोड़ा है। क्लियर है? बहुत इजी था। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, 3 से 4 कंजंक्शन दिखा चुका हूँ। प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि सेकेंड सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब होता है, नीदर नॉर, इधर और आगे एक और था, याद करिएगा। ठीक है? कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं जहां पे नीदर कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय डू और डज नॉट। इन दिस दैट केस बोथ द क्लोजेज मस्ट हैव डू डज, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ये बोल रहे हैं कि आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, कुछ अपवाद आते हैं जहां पे आप नीदर का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डू या डज नॉट से। अब डू और डज नॉट कैसे लगेगा, आप सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद ही लगाएंगे, डू आएगा या डज आएगा। ये तो आपको पता है, कई बार कई वीडियो में समझा चुका हूं। तो पूरे वीडियो देखिए, ध्यान से नोट्स बनाते रहिए। क्लॉजेज के ऊपर ध्यान मत दीजिए। क्लॉजेज का मतलब इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि 2 वाक्यों का जो हमने जोड़ रहे हैं, पहला वाक्य दूसरा वाक्य, तो प्रिंसिपल क्लॉज पहले वाक्य को बोला जाएगा, दूसरे वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाएगा। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनेगा और आपका क्लियर होगा डाउट, चिंता मत करिएगा। अभी सिर्फ यहाँ तक समझिए कि जो पूरा वाक्य था उसे 2 वाक्य में तोड़ा, एक को मुख्य वाक्य बोल दिया, एक को उसका सहायक वाक्य बोल दिया, यानी प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है? देखिए कैसे हम नीदर नॉर को हटाते हैं। ही डज नॉट स्मोक, नीदर को हटाते हैं, नॉर डज ही ड्रिंक। मतलब सब्जेक्ट एक है, हमने डज लगा दिया नीदर की जगह। ठीक है? डू डज नॉट, इसमें से कोई एक लगता है, डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। क्वालिटी 1 या एक्शन 1 स्मोक, नॉर लगेगा एज इट इज, फिर डू डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर क्वालिटी 2।
कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत आसान है। आगे देखिए, ये चैप्टर आपका क्लियर। अब देखिए सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, ये 4 शब्द जो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब सिंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे होता है, साथ में एग्जाम्पल देते हुए आपको लिखाऊंगा, प्लीज उसे लिख लीजिएगा। सिंस इज यूज्ड एज फॉलोज, टू एक्सप्रेस टाइम, टाइम को दर्शाने के लिए। इट इज अ ईयर सिंस आई सॉ हिम, यहाँ पे टाइम, सिंस क्या दिखा रहा है, टाइम दर्शा रहा है। मोहन हैज बीन स्टडिंग विद मी सिंस ही केम हियर, क्या दिखा रहा है, टाइम दर्शा रहा है। शी हैज बीन क्राइंग सिंस शी केम हियर, अगेन क्या दर्शा रहा है, टाइम। दूसरा, सिंस दिखाता है कॉज और रीजन, कारण क्या था। ठीक है, सिंस ही इज माई फादर आई रिस्पेक्ट हिम, रीजन, इसमें स्ट्रॉन्ग रीजन और नॉर्मल रीजन, आगे वीक रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी इतना समझते रहिए। सिंस ही इज रिच एवरीबॉडी वांट टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, क्योंकि वो अमीर है, सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं, ये भी एक रीजन है। इज दैट क्लियर? आगे आ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए अब सिंस के लिए। सिंस इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सिंस व्हाइल शोइंग कॉज और रीजन मीन्स बिकॉज। क्लियर है? सिंस पहला टाइम एक्सप्रेस कर रहा था, दूसरा कॉज या रीजन दर्शा रहा था। ठीक है, तीसरा सिंस एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जब वो रीजन या कॉज दिखा रहा होता है तो उसका मतलब बिकॉज से होता है, क्योंकि when used to specify some reason, since is used in the beginning of the sentence. जब हम कोई रीजन दिखा रहे होते हैं तो हम उसको वाक्य के शुरू में लगाते हैं, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है सिंस रीजन या कॉज, सब्जेक्ट और उसका इफेक्ट और रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, सिंस ही इज माई फादर, चूंकि वो मेरे पिता हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उनका आदर करता हूँ। रीजन और कॉज क्या है? पिता होना, कि वो मेरे रिश्ते में पिता हैं। उसका रिजल्ट या इफेक्ट क्या है? वो आदर करता है या मैं आदर करता हूँ। आदर करना इफेक्ट और रिजल्ट है, और रीजन क्या है? क्योंकि वो पिता है। क्लियर है? आगे आइए। अब बिकॉज का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? इज यूज टू स्पेसिफाई सम रीजन, कुछ रीजन दिखाने के लिए हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का भी इस्तेमाल रीजन कॉज को करते हैं, और जब रीजन और कॉज में कर रहे होते हैं तब उसका मतलब बिकॉज से होता है। आइए, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई फादर। सिंस ही इज माई फादर आई रिस्पेक्ट हिम, वैसे लिखते थे, और जब बिकॉज लिख रहे हैं तो आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई फादर। हियर द सब्जेक्ट रिस्पेक्ट द ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कौन हुआ? आई, ऑब्जेक्ट कौन हुआ? फादर। रीजन क्या है? क्योंकि वो फादर है। क्लियर है? यही समझाया था आपको। आई थ्रेस्ड हिम बिकॉज ही अब्यूज्ड मी, मैंने उसको मारा क्योंकि उसने मुझे गालियां दी थी। इन द नेम ऑफ माई मदर, मतलब गलत शब्दों का प्रयोग किया था, इसलिए मैंने उसकी पिटाई की है। कारण बता रहा है बिकॉज। थ्रेस्ड, मारा। ठीक है, क्यों मारा? गालियां दी थी। रीजन क्या है? गालियां दी थी, और इफेक्ट और रिजल्ट क्या है? पिटाई खाई। समझ गए? हियर द सब्जेक्ट थ्रेस्ड द ऑब्जेक्ट फॉर द रीजन दैट द ऑब्जेक्ट abused him in the name of his mother. Clear? Normally because is used to join two clauses. Clauses फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, घबराइएगा मत clauses वर्ड सुन के। नेक्स्ट वीडियो में मैं clauses कवर करवा दूंगा आपका। इतना समझ लीजिए, दो वाक्य को जोड़कर जब कंजंक्शन एक वाक्य में बदलता है तो दो वाक्य जो थे, एक मेन वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज
कहलाता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इन क्लॉजेस के अलग अलग नियम होते हैं, वो सारे नियम अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में कमेंट करके बताइए और दिल लगा के फोकस होके रिवीजन करते रहिए। आइए, एज फार एज पॉसिबल a sentence should not be started with because। ज्यादातर ये कोशिश करिएगा कि because से सेंटेंस इस्तेमाल या शुरू ना करें। ठीक है, आ जाइए। अब as का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए। as is used as a subordinate conjunction। since भी हमने subordinate conjunction की तरह यूज किया था, to define some reason, किसी कारण या कॉज को। इस बिकॉज में भी रीजन कॉज था, इसमें भी रीजन कॉज है, इससे बिकॉज से ऊपर सिंस में भी रीजन कॉज था। ही इज माई नेबर, आई रिस्पेक्ट हिम। एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग। मैं आपको बताऊंगा कि ये बिकॉज, सिंस और एज कहाँ कहाँ पर लगेंगे, किस टाइप के रीजन और कॉज में लगेंगे, कौन से रीजन में, कौन से कारणों में कौन सा कंजंक्शन एज, सिंस, इफ, बिकॉज यूज होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा प्लीज। एज वाइल शोइंग रीजन मीन्स बिकॉज। एज भी बिकॉज को दर्शाता है। व्हेन वी यूज एज टू स्पेसिफाई सम रीजन, वी जनरली यूज इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बिकॉज को हम मना कर रहे थे कि आप सेंटेंस का शुरुआत बिकॉज से मत करिए, बट जब आप एज का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस का शुरुआत एज से हो सकता है और होता है। एज इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टू एक्सप्रेस मैनर। राइट, आगे आ जाइए। एज यू शो, सो शैल यू रीप। एज यू गिव, सो यू टेक। एज ए जेंटलमैन, ही इज वेल नोन। देख रहे हैं एज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब आ जाइए फोर में, बने रहिएगा। देखिए, दिस कंजंक्शन इज ऑल्सो यूज टू स्पेसिफाई सम रीजन एंड इज यूज्ड आफ्टर द मैनर ऑफ एज। अ कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन बिकॉज, सिंस, एज, फॉर स्पेसिफाई द रीजन इन द फॉलोइंग मैनर। मैंने बोला था ये मैक्सिमम को रीजन और कॉज बता रहा है, तो कौन से रीजन में, कौन सा कॉज में क्या लगेगा, वो चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है उसकी बात कर रहे होते हैं वाक्य में, तो बिकॉज का इस्तेमाल होता है। सिंस शोज नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रीजन, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रीजन। एज शोज वीकेस्ट कॉज, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आई कुड नॉट गो टू कॉलेज एज आई वॉज सीरियसली इल। ये सेंटेंस आपका गलत है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि गलत क्यों है। देखिए, मैं कॉलेज नहीं गया या नहीं जा सका। एज, बिकॉज कारण दे रहा है कि मैं बहुत बीमार था। अगर वो बहुत सीरियसली इल, यानी बहुत ज्यादा बीमार होना, सीरियसली बीमार होना, अगर वो सीरियसली बीमार था और कॉलेज नहीं जा सका, तो एज क्यों आएगा। एज तो वीकेस्ट कॉज को दिखाता है ना। ये तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज है कि बहुत ज्यादा बीमार था इसलिए कॉलेज नहीं गया। तो यहां पे एज की जगह बिकॉज आएगा। जब ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे एज बिकॉज वाले में, तो आपको सेंटेंस पढ़ के ये याद करना पड़ेगा, सीरियसली आदमी कैसे इस कॉलेज जा सकता है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो एज तो वीक रीजन में लगता है। यहाँ पे गलती है, इसको पकड़िए जी, एरर फाइंड आउट करके बता दीजिए। और अगर यही फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो आपको ये देखना है कि रीजन स्ट्रॉन्ग है नहीं है। अगर रीजन स्ट्रॉन्ग है तो आप, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग है तो सिंस लगाएंगे,
ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज लगाएंगे, वीक रीजन है तो आप एज या फॉर लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे आइए, वीक रीजन का भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज इट वॉज रेनिंग। बारिश हो रही थी इसलिए मैं कॉलेज नहीं गया था। ठीक है, अब इस पे समझिए, क्या बारिश में छाता लेके कॉलेज नहीं जा सकता था? क्या बारिश में बरसाती ओढ़ के कॉलेज नहीं जा सकता था? अगर किसी पे कार थी तो क्या बारिश में कार लेके कॉलेज नहीं जा सकता था? जा सकता था। ये कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है कॉलेज न जाने का। तो ये रीजन या कॉज जो है वो वीक है। क्लियर है? जब वीक है तो आप बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप स्ट्रांग रीजन भी नहीं है ज्यादा, वीक रीजन है बिल्कुल, तो आप एज का इस्तेमाल करेंगे। ये करेक्ट हो जाएगा। सो हियर इट इज रॉन्ग, बिकॉज नहीं आएगा, यहां पर एज आएगा, क्योंकि ये वीक केस है, वीक रीजन है। अगर स्लाइटली स्ट्रांग भी होता तो हम इस पे सिंस का इस्तेमाल कर सकते थे, पर बारिश होकर कॉलेज न जाना कोई स्लाइट स्ट्रांग रीजन भी नहीं है। आप बोलेंगे जी मैंने लर्न इंग्लिश इजीली चैनल का वीडियो जो अपलोड हुआ है कंजंक्शन के ऊपर वो नहीं देखा क्योंकि मेरे फोन में इंटरनेट नहीं था। तो ये मेरे हिसाब से वीक रीजन है, स्ट्रांग रीजन नहीं है। इंटरनेट नहीं है तो 10 रुपए का इंटरनेट पैकेज भी डल सकता था। है समझ में? अगर आप ये बोलेंगे कि मेरा फोन टूट गया था, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था फोन खरीदने का और मैं लर्न इंग्लिश इजीली चैनल का द कंजंक्शन का वीडियो नहीं देख पाया, तो वो स्ट्रांग रीजन हो सकता है और आप उसे बिकॉज लगा सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। मैं समझता हूँ, इसीलिए इतना मेहनत करके लर्न इंग्लिश इजीली एक फ्री चैनल जिस पे आपको पूरी अंग्रेजी सिखाई जाती है बनाया गया है। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये तो हो गया ना हमारा। ऑल्दो कुछ ग्रामर हैं प्रिस्क्राइब डिफरेंट यूजेज ऑफ बिकॉज, जो कुछ ग्रामर शास्त्री हैं हमारे व्याकरण शास्त्री अंग्रेजी के, वो बोलते हैं कि बिकॉज का इस्तेमाल अलग तरीके से भी हो सकता है, पर आप ये तरीका पढ़ लीजिए और तरीकों में जाने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे अगर इनकी गलतियां पकड़ के ऐसे ठीक करते हो। ठीक है, आगे आ जाइए। ऑल एज वेल एज आ जाइए। देखिए, एज वेल एज इज यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ ऑल्सो। सम फैक्ट अबाउट द यूज ऑफ दिस कंजंक्शन। एज वेल एज जो आपका दर्शाता है वो ऑल्सो का मतलब दर्शाता है, और इस कंजंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियमावली है जिनका पालन हमें करना पड़ता है, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। दिस कंजंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द सब्जेक्ट आर टू एंड एक्शन और क्वालिटी इज वन। ये बोल रहा है एज वेल एज तभी आपका इस्तेमाल होगा जब वहां पर सब्जेक्ट 2 होंगे और एक्शन और क्वालिटी 1 होगा। तो भूलिएगा मत, रिपीट कर रहा हूं, जब सब्जेक्ट आपका 2 होगा और एक्शन या आपका जो क्वालिटी दिखाया गया हो वो कितना होगा बच्चों? 1 होगा। क्लियर है? आ जाइए। इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ द सब्जेक्ट इज 1 और मोर देन 2। जब सब्जेक्ट 1 से ज्यादा, ठीक है, या 2 से ज्यादा होंगे तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नोट बांध लीजिएगा। When two subject are joined by as well as, ठीक है, जब आप, रिपीट कर रहा हूं, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब 2 सब्जेक्ट को एज वेल एज से ज्वाइन करेंगे तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट से वर्ब एग्री करेगा। हमने पिछले कंजंक्शन में देखा था, उनमें वर्ब सेकंड सब्जेक्ट से एग्री कर रहा था। बोथ एंड एज वेल एज कैन नॉट बी यूज टूगेदर इन द सेम सेंटेंस। क्लियर है?
आप अगर एक वाक्य में एज वेल एज लगा रहे हैं तो आप बोथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर वहाँ पे बोथ लगा है तो एज वेल एज शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दोनों बोथ और एज वेल एज एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब इनका फॉर्मूला समझते हैं दोस्तों। आइए, सब्जेक्ट 1 प्लस एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब हेल्पिंग वर्ब। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किससे एग्री करेगा? सब्जेक्ट 1 से, याद रखिएगा, प्लस क्वालिटी और एक्शन। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसका आया? इज क्यों आया? द टीचर सिंगुलर है, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इससे एग्री करेगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर प्लेइंग। आर क्यों आया? क्योंकि पहला सब्जेक्ट से एग्री करेगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या है? द स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आपका प्लूरल आएगा। इज दैट क्लियर? आइए अब देखिए, बोथ कांता एज वेल एज जिया आर ब्यूटीफुल। इनकरेक्ट, साफ देख के पता चल गया आर लगा है, जबकि कांता सिंगुलर है तो इस का इस्तेमाल होगा। या इसी वाक्य को आप एज वेल एज हटा के बोथ लिख के लिख सकते हैं, बोथ कांता एंड जिया आर ब्यूटीफुल। जब बोथ लगता है तो हेल्पिंग वर्ब भी दोनों का बात हो रहा है, तो दो व्यक्ति का बात हो रहा है, आर लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बोथ इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कंजंक्शन, इट इज फॉलोड बाय एंड। बोथ भी कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होता है, पर बोथ के बाद एंड का प्रयोग होता है। एंड इट शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड और अ वर्ड दैट इट रिफर्स टू। और तुरंत ही लग जाना चाहिए जिन वर्ड को ये रिफर कर रहा होता है। ही इज बोथ डिलीजेंट एंड इंटेलिजेंट, एंड लग गया। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तुरंत लग गया। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। आइए अब एज इफ के बारे में पढ़ते हैं। एज इफ के बारे में पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, एज इफ इज यूज्ड टू कन्वे द सेंस ऑफ प्रेजेंस। सेंस ऑफ क्या? प्रेजेंस। व्हेन अ पर्सन passes for what he actually is not, वो ऐसा दर्शा रहा है जैसा वो है नहीं, उस केस में एज इफ इस्तेमाल होता है, जिसे हम अनरियल बिहेवियर भी बोल सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, एज इफ इट शुड बी यूज्ड एज वन कंजंक्शन, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एनी केस। एज इफ एक साथ ही इस्तेमाल होगा। ठीक है। इफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस, द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस विल बी वर। याद रखना, जब अनरियल बिहेवियर की बात आ रही हो या ऐसे पोजीशन पोज कर रहा है बंदा, दिखा रहा है जैसा वो एक्चुअली नहीं है, और उस केस में जब आप एज इफ का इस्तेमाल करते हैं और आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा, तब भी वर्ब हमेशा वर ही लगेगा। क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, इवन द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट विल गेट वर। थर्ड पर्सन में हम लोग क्या लगाते थे? वॉज लगाते थे ना, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा? वर लगेगा। इफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, अब एक्शन जो पास्ट टेंस में दर्शा रहा होगा, द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस विल बी हैड बीन। क्लियर है? पास्ट टेंस में होगा तो हैड बीन लगा देंगे, ये एक्सेप्शन है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। आ जाइए अब एग्जाम्पल देखिए। ही बिहेव एज इफ ही वर माई बॉस। एज इफ एक साथ इस्तेमाल करना है, ही के साथ वॉज लगता था पर हम नहीं लगाएंगे
क्योंकि हम कंजंक्शन एज इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो वहां पे वर लगता है, ये याद रख लीजिएगा। द एक्शन इज इन द प्रेजेंट टेंस, स्टिल वी आर यूजिंग वर क्योंकि ये फॉर्मूला है। ही इज रनिंग एज इफ ही वर मेड, द एक्शन इज इन द प्रेजेंट टेंस। अब आ जाइए, ही बिहेव्ड, पास्ट टेंस आ गया, एज इफ ही हैड बीन माई बॉस। साफ दिख रहा है, पास्ट टेंस है, आपने क्या लगाना है, हैड बीन। प्रेजेंट टेंस में बात चल रही है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आप क्या लगाएंगे जी, वर। ये दो चीजें याद कर ली आपने, ठीक है। और एज इफ को डिवाइड नहीं करना है। ही वॉज रनिंग, एज इफ नहीं किया, वॉज रनिंग, पास्ट टेंस की बात है तो सीधा क्या लगेगा, हैड बीन। द एक्शन इज इन द पास्ट टेंस। आइए, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज, इनका भी एक कंजंक्शन में बखूबी इस्तेमाल होता है, एग्जाम में आता है। तो मैं आपको इनके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाता हूँ। प्लीज पेन और डायरी रखे हुए हैं ना आप लोग विद डिक्शनरी, भूलना मत ये बिल्कुल भी। एज लॉन्ग एज डिनोट टाइम ड्यूरिंग विच एन एक्शन और इवेंट टेक प्लेस। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एज लॉन्ग एज जो होता है वो आपका टाइम को दर्शाता है जब एक्शन हो रहा था या हो रहा है, ठीक है। बोथ एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज कैरी द सेम मीनिंग, हाउएवर देयर इज सम डिफरेंस इन देयर यूज। मीनिंग तो सेम है पर इस्तेमाल करने में कुछ डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम इस वीडियो में समझते हैं। एज लॉन्ग एज इज यूज टू कन्वे एन एफर्मेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंस दिखाता है, वेयर एज सो लॉन्ग एज इज यूज टू कन्वे बोथ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंस। तो आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ से कि एज लॉन्ग एज सिर्फ एफर्मेटिव सेंस दिखाएगा जी, और सो लॉन्ग एज आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस दिखाएगा। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल देखते हैं आगे। एज लॉन्ग एज आई एम लाइव नोबडी कैन हार्म यू, एफर्मेटिव सेंस। किस किस को एफर्मेटिव सेंस और नेगेटिव सेंस नहीं आता भैया? सेंटेंसेस पढ़िएगा, नहीं आता है कमेंट करके पूछना, डेफिनेटली बताऊंगा। So long as you work honestly, nobody can sack you. ठीक है, affirmative sense. As long as he does not abuse me, I will not beat him. Negative sense. सिंपल अंग्रेजी है, मीनिंग क्लियर होगा, नहीं है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब आ जाइए सच एज में। सच एज का इस्तेमाल कैसे होता है? सच एज इज यूज टू कन्वे the sense of like. It refers to the person of a particular type. Such as is always followed by such as. ठीक है, such is always followed by as, तभी हम such as conjunction बोल रहे हैं। It cannot be followed by who or that. जब भी एरर आएगा आप देखेंगे वहां पर मोस्टली who या दैट लगा देते हैं सच के बाद, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर एरर है। वो तब भी पता चलेगा जब आप इस रूल को याद रखेंगे। प्लीज नोट दैट सच या सच दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सच एज और सच दैट का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो सच एज के साथ सच के साथ एज लगेगा, उसका मतलब अलग निकलेगा। सच के साथ दैट लगेगा, उसका मतलब अलग निकलेगा। ये एक डिग्री को स्पेसिफाई करता है, इंपॉर्टेंस की, वर्थ की, एक्सेट्रास। ठीक है, और सच एज सेंस को, जिसका मतलब किस सेंस में आ रहा है, लाइक के। सच एज शुड बी फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। सच एज के बाद नाउन और प्रोनाउन आना चाहिए। अब कंफ्यूज हो गए हैं, सिर्फ 3 पॉइंट लिखिए और उसके एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी।
Such poet as, देखिए, such poet as Mahadevi Verma and Sumitra Nandan Pant wrote wonderful poetry. क्या यूज हो रहा है? Such as. कोई हमने that या when नहीं लगाया. He is such an idiot as no one likes him. क्लियर है? He is not such a fool as he looks. It will be a blunder to use such as and as such in the same sense. As such give the sense of so. तो तीन चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे आप देखिए. पहला है such as, उसके विषय में आपको बताया यहाँ पे. क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा. वहीं पे दूसरा मतलब है सच दैट का, जिसका मीनिंग होता है वो डिग्री दिखाता है. डिग्री यानी उसकी इम्पोर्टेंस या वर्थ को कितने पैमाने की है. ठीक है. और सच एज का मतलब लाइक से होता है कि उस जैसा, जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं ना, लाइक दिस, लाइक दैट. और इसके बाद हमने ये बताया कि सच एज और एज सच में डिफरेंस होता है और इन द सेम सेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एज सच का मतलब जो सेंस आता है वो सो से आता है. एज सच का मतलब सो से होता है. दोस्तों ये थे सारे कंजंक्शन जो मैंने आपको पढ़ाए. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जिसमें कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं, कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपके लिए मैं एनालिसिस, वॉइस, नरेशन लेके आऊं, ताकि ये करने से आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में. एनालिसिस, वॉइस और नरेशन का. आपको मेरा वीडियो बोरिंग लग सकता है, मुझे पता है, क्योंकि ये काफी लंबा है. बट आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि ये मैंने इंटेंशनली बनाया हुआ है, जानबूझ के लंबा वीडियो बनाया है, ताकि स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को टॉपिक ढूंढने में, चैप्टर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. कई टुकड़े में वीडियो बन सकता था, मेरे लिए भी आसान होता, क्योंकि एक एक घंटा बैठ के रिकॉर्डिंग करना थोड़ा टफ होता है. बट स्टूडेंट्स और कैंडिडेट का फायदा नहीं है कई टुकड़ों में बनाने से, क्योंकि उन्हें एक लय जो बनता है पढ़ने का वो टूट जाता है. आज ना उनका, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया था, तो मुझे फीडबैक मिला मेरे स्टूडेंट्स जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ उनसे कि सर अलग अलग वीडियो होता है ना, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं आती, एक लय नहीं आता है, टूट जाता है, छूट जाता है. तब से मैंने एक वीडियो बनाना शुरू किया. नो डाउट 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का वीडियो बन रहा है समझाने के लिए. पर अगर आप सिर्फ इंग्लिश को 2 घंटे तो देते ही होंगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, उस 2 घंटे में इस वीडियो के एक चैप्टर को उठा के पढ़ लीजिए तो आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा. फिर उसको रिवीजन कर लीजिए तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा. आपको और कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं करना, पहले ये कर लीजिए. फिर उसके बाद इसी पे आपका एनालिसिस, वॉइस, नरेशन के बाद आपका कॉमन एरर लेके आऊंगा, जिसमें विद एग्जाम्पल देख के ये भी समझाऊंगा कि गलती है तो कहाँ पर है, क्यों है, करेक्ट कैसे होगा, कौन सा रूल लगा है. तो जब हम वो बातें करेंगे कौन सा रूल लगा है, तब तक आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, तो आपको वो पॉइंट को पकड़ने में आसानी होगी. प्लस उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर के सेट्स जो पिछले रेलवेज में आए थे, एसएससी के एग्जाम में आए थे, या एनडीए, सीडीएस में आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका इंग्लिश बखूबी तैयार हो जाए. क्लियर है दोस्तों? सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि पेशेंस रखिए, पैशन होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. बेसिक में स्ट्रांग हो जाइए. जब आप बेसिक में स्ट्रांग हो जाते हैं और इन सबको याद रखते हैं तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैंने कई वीडियो देखा है जहाँ पे बोलते हैं जी हमें इसका प्रैक्टिस सेट करवा दो, उसका प्रैक्टिस सेट करवा दो. भाई प्रैक्टिस सेट में तब जाइए जब आपका बेसिक साउंड हो, बेसिक क्लियर हो. नहीं तो प्रैक्टिस किया हुआ कोई फायदा नहीं है. क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे तो कितने % रिपीट हो जाएंगे? 10%, 20%. उससे ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि हर बार एग्जाम
अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के द्वारा सेट किया जाता है। अब कौन क्या एग्जाम सेट करेगा आपको पता नहीं चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपको अगर 5 आदमी को भेजा जाए कि सब्जी लेकर आ जाओ, सब्जी एक चैप्टर समझ लीजिए, तो गारंटी है कि आप अलग अलग सब्जी लाएंगे। हार्डली 2 आदमी ही होंगे जो एक प्रकार की सब्जी लेके आएंगे। और अगर उस पर भी बोल दिया कि आप सब्जी लेकर आइए 3 डिफरेंट प्रकार के, तो देखना 5 लोग अलग अलग सब्जियां लेके आएंगे। तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि पिछले पेपर से ही पेपर आएगा और प्रैक्टिस सेट करके हम पास हो जाएंगे। ये पॉलिसी को, इस थ्योरी को प्लीज फॉलो मत करिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है और आप मेरिट में आना चाहते हैं तो पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, बेसिक्स को क्लियर करिए, और जब बेसिक प्रॉपरली हो जाएगा तब उसके बाद प्रैक्टिस सेट में उतरिए। इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा आपको, मैं आश्वासन दे रहा हूं आपको, ठीक है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, बोरिंग नहीं लगा और लगता है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुछ नॉलेज बढ़ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी लॉकडाउन का फायदा उठाइए एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।